मैं बताना चाहता हूँ कि आपके साथ पूरी कायनात है, पूरी कायनात लगी है। सारे जो ईश्वरीय तत्व जीवन में होते हैं, दुनिया में है, ब्रह्मांड में है, वो आपके साथ है और आपका काम होगा। इसलिए आप निश्चित रहिए, हम सब मिलकर काम करेंगे, डट के काम करेंगे। 20 दिसंबर को श्रम मंत्री के साथ एनएसी के राष्ट्रीय नेताओं की हुई अहम बैठक के बाद देश भर में पेंशनरों में सरगर्मी बढ़ गई है। इस बैठक की सभी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए एनएसी ने राष्ट्रीय स्तर की जूम मीटिंग आयोजित कर सभी पदाधिकारियों को स्थिति से अवगत कराया। बुल्डाना में जारी पेंशनरों के अनशन को 6 वर्ष पूरे होने पर बड़ा आयोजन हुआ। श्रम मंत्री के साथ बैठक के बाद देश भर में अलग जगाने के लिए कमांडर साहब सबसे पहले साउथ इंडिया के दौरे पर निकल पड़े हैं। इन्हीं सभी गतिविधियों की रिपोर्ट इस वीडियो में है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर दें। पिछले वीडियो में 20 दिसंबर को एनएसी के साथ श्रम मंत्री और ईपीएफओ के मध्य हुई त्रिपक्षीय बैठक की पूरी जानकारी की रिपोर्ट दी गई थी। इस मीटिंग की पूरी जानकारी देने और उस पर राष्ट्रीय प्रांतीय पदाधिकारियों के विचार जानने के लिए एनएसी ने जूम मीटिंग आयोजित की, जिसका संचालन साउथ इंडिया के लिए मंजूनाथ जी ने और रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए राजीव भटनागर ने किया। मीटिंग में सबसे पहले राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक रमाकांत नरगुण जी ने बताया कि कैसे कैसे रात दिन लगकर इस मीटिंग में प्रस्तुत किए जाने वाले डॉक्यूमेंट को तैयार किया गया और मीटिंग में उठने वाले संभावित प्रश्नोत्तर की तैयारी की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी ने मीटिंग की तैयारी से लेकर मीटिंग के अंत तक की पूरी जानकारी सभी पदाधिकारियों को दी और जिन लोगों ने मीटिंग में दिल्ली में रहकर सहयोग किया उनका आभार व्यक्त किया गया तथा देश भर के राष्ट्रीय, प्रांतीय, मंडलीय, जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ साथ किसी न किसी रूप में सहयोग करने वाले पेंशनरों को धन्यवाद दिया गया कि उनकी तपस्या के कारण ही आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। उन्होंने श्रम मंत्री के साथ हुई मीटिंग में कुछ विशेष बातों का भी उल्लेख किया। चाहे वो सामाजिक कार्य करने वाले बड़े लोग हो, इन सबको एक साथ लाकर हमारी आवाज उनके कानों तक पहुंचाना, सामान्य लोगों की, पीड़ित लोगों की आवाज उन तक पहुंचाना, यही उद्देश्य आंदोलन का होता है और वो उद्देश्य आप सब लोगों ने मिलकर सफल किया है। यही मैं कहना चाहता हूँ। नरगुण साहब ने बहुत सटीक बात कही है। इतना अच्छा प्रेजेंटेशन होने का कारण मैं नहीं हूं, इसका कारण है जिन्होंने प्रेजेंटेशन तैयार किया, जिन्होंने उसको चेक किया, जिन्होंने उसको एडिट किया और फिर जिन्होंने उसको प्रेजेंट किया। ये सारी लिंक उसमें आती है। मैं यहाँ पे जानबूझ के उल्लेख करना चाहता हूँ, हमारे आदरणीय कविश डांगे जी ने अपने 2-3 दिन, उनके घर में काफी प्रॉब्लम्स है, उसके बावजूद वो छोड़ के उन्होंने हम सब के लिए मेहनत की। उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन बनाया, उसके बाद कई लोगों ने उसको चेक किया। हमारा एक सिस्टम है, हम देश के सारे लोग कार्य करते हैं और जितने हमारे नेता है, आप सभी लोग नेता ही है यहाँ पे जो है, तो वो नेता का काम कोऑर्डिनेशन होता है। जिसको जो आता है उस हिसाब से संगठन की बुद्धि बनती है। तो संगठन की बुद्धि कोई एक आदमी की बुद्धि नहीं होती। तो हमने जो लोग हमारे साथ थे, हमारे आदरणीय राजीव जी थे, हमारे पीएन पाटिल सर थे, हमारे महासचिव आदरणीय वीरेंद्र सिंह थे, हमारे नरगुण साहब थे, ये सभी लोग और राजीव जी, नरगुण जी, पीएन पाटिल जी, ये सभी लोगों ने मिलके जो किया है उसके पीछे कई लोगों की मेहनत होती है। मैंने वहां पर एक बाइट में ये भी कहा है कि आदरणीय रजनीकांत जाधव, अब क्या इन लोगों का मैं उपकार ही कैसे मानूं? ये अपनी जिंदगी में जब भी रात को फोन करो, बेरात फोन करो, फिर भी उतना काम करते हैं। इनके मेहनत को इसका कोई सानी नहीं है। और ये पैसे देके भाड़े पे लाए हुए आदमी ये काम नहीं कर सकते। इनका जो दिली जो उनका रिजॉल्व है, इच्छा है,
सामाजिक कार्य के लिए, उसका कोई सानी नहीं है। उन्होंने ये किया, बहुत लोगों ने किया, मैं सबके नाम तो नहीं गिना सकता, लेकिन सभी लोग हमारे बहुत डेडिकेटेड लोग हैं, इसलिए ये संगठन इतनी बड़ी है। स्पष्टतया कहा, जहां कामगार कल्याण का विषय है वहां हम पूरी संगठन आपके साथ मिलकर उनके लिए काम करेंगे, और जहां हम पर अत्याचार होता है या कामगारों पे अत्याचार होता है तो हमारी संगठन रास्ते पे उतरने में हिचकिचाहट नहीं करेगी। ये सारी बातें हमने कही है, एक एक मुद्दे से स्पष्ट हुआ है। लोगों की कैटेगरी हमने बताई है। 36 लाख, तकरीबन 36,60,000 लोग 1,000 से कम पेंशन पाते हैं। हमने उनको ऑप्शन दिए, जो हमारे टांगे साहब ने जो बनाया था उस पर हमने सबने चर्चा की। अरगुन साहब ने, सिंह साहब ने, राजीव जी ने ये चर्चा करके हमने ये बताया था उनको कि 36,60,000 लोगों को 1,000 से कम पेंशन है। ये 1,500 तक कितने आते हैं, 2,000 तक कितने आते हैं, वगैरह वगैरह। तो हमने उनको बताया कि अगर आप हमारी बात मानते हैं तो इसमें इतना सुधार होगा, और आपको कितना पैसा लगेगा। अगर आप है जो पेंशन आज हमको देते हैं, उस पेंशन में अगर आप 6,500 और महंगाई भत्ता बढ़ाते हैं तो आपको कितना खर्चा आएगा। और जो खर्चा आएगा, ऐसा क्यों बोला हमने, जिसको 1,000 या कम है, मतलब जो पेंशन आपकी आज की है उसमें आप 6,500 मिला दो, जिसको 1,000 है प्लस 6,500 मतलब 7,500 प्लस महंगाई भत्ता। जिसको उससे कम है, ठीक है, उसको 500 रुपए कम मिल जाएंगे। जिसको 2,000 है उसका 2,000 प्लस 6,500 प्लस महंगाई भत्ता। मतलब जो पैरिटी आज बनी है कि किसी को थोड़ा ज्यादा है, किसी को थोड़ा कम है, वो पैरिटी बनी रहेगी। जिसकी ज्यादा सर्विस है उसको थोड़ा सा उसका बेनिफिट ज्यादा है, ये हमने उनको बताया है। और ये जब आप करेंगे तो ये खुशी जो है वो अक्रॉस द लाइन सबको मिलेगी। कम से कम पेंशन पाने वाले से लेके तो 5,000 पेंशन पाने वाले तक सबको ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन होगा। हमने ये भी बताया कि ये जब आप करेंगे तो शुरुआत में आपके फंड में थोड़ा डिप आएगा, लेकिन बाद में वो फंड बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपके पास जो अंशदान आ रहा है वो तो वैसे भी आ रहा है। फिर हमने उनको ये डिस्ट्रीब्यूशन बताया कि सरकार क्या दे सकती है, कामगार मंत्रालय ईपीएफओ क्या दे सकता है। पूरा इंटरेस्ट ईपीएफओ में इसमें अगर डालेगा तो आज 15,000 करोड़ का आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हो पेंशन के नाम पे। पहले तो 14,000 था, अभी ये 5,000 वाले आ रहे, तो एवरेज बड़ा दिखता है। तो वो जब वो बढ़ेगा 4 गुना तो वही बढ़ा सकता है। बचा हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बढ़ा सकता है। हमारी तरफ से लॉन्ग टर्म में एक्चुअल बेनिफिट कम करने के लिए, डिफिसिट कम करने के लिए आप हमारा अंशदान बढ़ा 8.33 से थोड़ा सा बढ़ा दो। दूसरी बात, आप जो हमारी 15,000 की लिमिट है उसको आप 25,000 करो या ज्यादा करो। तो अभी हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में संगठन को मजबूत करने में बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, और संगठन मजबूत होगा तभी काम होगा। ये तो हमने अभी देखा है अब तक के इसमें। तो संगठन को मजबूत करने के लिए मीटिंगें लगाए, और संगठन को गांव दराज तक पहुंचेगा, ग्रामीण विभागों में पहुंचाए, तहसील लेवल तक पहुंचाए, और जो है उसी में खुश न रहे। जो अभी संगठन बना है उसी में खुश न रहे। आप क्या करते हैं, जो कई लोग करते हैं कि जो 200-300 लोग जमा होते हैं उसी पे बड़े खुश है, देखो कितनी बड़ी मीटिंग हो गई। ऐसा नहीं है, आपका पोटेंशियल बहुत बड़ा है। राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत ने एनएसी के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को धन्यवाद देते हुए संगठन में एकता बनाए रखने पर बल दिया तथा अनुशासनहीनता करने वालों को कठोर चेतावनी दी। से कमांडर साहब ने बताया कि 29/11 की जो हमारी मीटिंग हुई उसमें श्रम मंत्री जी महोदय बहुत ही पॉजिटिव थे।
उन्होंने कमांडर साहब के काम को देखते हुए स्पष्ट कह दिया था कि नहीं हम आपका काम करेंगे। कि हम लोगों ने कहा लिख के दे दिए सर, तो उन्होंने कहा हम आपको लिख के भी देंगे। इसके बाद में 6-11 मीटिंग 6-12 की जो माननीय कमांडर साहब की मीटिंग हुई, तो तुरंत जो उनके दिशा निर्देश के ऊपर हमारे आंदोलन की अनशन, जो हमारा आंदोलन था आमरण अनशन, उसके रेफरेंस में सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के द्वारा तुरंत एक राइटिंग में पत्र में आया। पहले उसमें उनका मैसेज आया, बाद में राइटिंग में पत्र आया। उनका राइटिंग में पत्र आने के बाद में कमांडर साहब ने माननीय श्रम मंत्री जी की अपील पर अपना आंदोलन वापस लिया है। हम आप सबको बताना चाहते हैं कि ऐसी जो है आंदोलन वापस नहीं ले लिया गया है। इसके बाद में फिर कमांडर साहब को माननीय श्रम मंत्री ने 6 तारीख को बता दिया था कि हम 20 तारीख के आसपास आपको बुलाएंगे, शायद ये अंतिम मीटिंग रहेगी। 20 तारीख को उन्होंने अपना वायदा पूरा किया। नंबर दो बहुत जरूरी है, संगठन में अनुशासन और एकता बनाए रखना। अभी हमने आपको गुजरात का उदाहरण दिया, कोई जो है टीका टिप्पणी किसी को पढ़नी होती है आरसी पटेल जी के ऊपर, लेकिन बीमार होने के बाद में 17 एमपीज के पत्र लाया उन्होंने। एमपीज खुद कमांडर साहब से कहते हैं कमांडर साहब कहाँ हैं, कब मिलना है आपको। ये वातावरण उत्तर प्रदेश में बनाया जा सकता है, लेकिन हम तो जो है वातावरण बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तो संगठन में एकता अनुशासन बहुत जरूरी है। अभी जिस प्रकार से माननीय ओम शंकर तिवारी सर ने जो अपना वेदना बताई है, ये गलत बात है। एक 15 दिन का समय आप लोगों को दिया जाता है, जो लोग उठापटक करते हैं 15 दिन के अंदर अपने आप में सुधार लाइए, और 15 दिन तक हम लोग वाच रखेंगे आपके ऊपर कि टीका टिप्पणी बंद कीजिए। ये तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। संगठन से जो व्यक्ति अलग हुआ है, ध्यान सुनिए हमारी बात को, उसका पूरा प्राण, उसका पूरा रक्त संचार बंद हो जाता है। और वो कैसा हो जाता है, फिर उसके उदाहरण हमारे सामने हैं, हम नाम लेके नहीं बताना चाहेंगे। उंगली को अगर उंगली कटना चाहे बॉडी से, तो उसको जब प्राण नहीं मिलेगा, रक्त नहीं मिलेगा, तो सड़ जाएगी, कोई नहीं पूछेगा। तो चाहे वो वीरेंद्र सिंह या और कोई हो, संगठन से मिलके रहना, संगठन के साथ में चलना, ये बॉडी है, ये शरीर है, ये बहुत जरूरी है। हमारी बात को संकेत में समझने की कोशिश कीजिए। टीका टिप्पणी करते रहते आलतू फालतू जो है पोस्ट लिखते रहते, कोई काम नहीं है। और भाई आपको काम नहीं है, एमपी के पास में जाइए ना, जो लोग काम कर रहे हैं उनकी प्रशंसा कीजिए ना, और नहीं कुछ कर सकते तो चुपचाप बैठिए। जूम मीटिंग में शामिल महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब एवं हरियाणा आदि के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने एनएसी के एफर्ट्स की सराहना करते हुए आगे की रणनीति तैयार करने पर बल दिया और कहा कि इतने वर्षों के संघर्ष के बाद अब लग रहा है कि हमारी विजय निकट है। अब कुछ जानकारी महाराष्ट्र के बुल्डाना में 6 वर्ष से निरंतर जारी क्रमिक अनशन की भी दे दें। प्रायः लोग कमेंट करते हैं कि एनएससी के लोग 2-3 दिन अनशन प्रदर्शन कर चुप बैठ जाते हैं और उन्हें शायद मालूम नहीं कि बुल्डाना में पेंशनरों का क्रमिक अनशन पिछले 6 वर्षों से निरंतर चल रहा है। आंधी, तूफान, सूखा, बाढ़, कोई भी आफत आई हो, यह रुका नहीं। यहाँ तक कि कोरोना की महामारी में भी 1-2 लोग अनशन पर जरूर बैठे। इस अनशन में महाराष्ट्र के साथ साथ देश के अन्य भागों के भी पेंशनर रोज आते हैं। सुबह से शाम तक अनशन पर बैठते हैं और चले जाते हैं। इनके लिए सारी व्यवस्थाएं महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा ताई आर्यस की देखरेख में होती हैं। रोज़ एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी तहसीलदार के माध्यम से दिया जाता है, जो कि प्रतिदिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री को भेजा जाता है। पहले ये अनशन बुल्डाना कलेक्ट्रेट गेट पर होता था, परंतु कोरोना के समय इसे पास के रेस्ट हाउस के पास टेंट लगाकर बैठने की सरकारी परमिशन दी गई। इस अनशन स्थल को अब सभागार में परिवर्तित कराकर पेंशनरों के हित की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए इस्तेमाल करने के प्रस्ताव हैं। इस क्रमिक अनशन को 6 वर्ष पूरा होने पर अनशन स्थल पर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बुल्डाना, संभाजीनगर, बीड, मलकापुर, आकोट, जामनेर, चिखली, वीवी गांव, गोंदा, अकोला, वाशिम, लोडार, मोताला के पेंशनरों ने भाग लिया। इस अवसर पर कमांडर अशोक राव जी ने स्वर्गवासी हुए पेंशनर साथियों
के प्रति शोक प्रकट करने के बाद कहा कि यह क्रमिक अनशन देश भर के पेंशनरों का प्रेरणा स्रोत है और इसी तपोस्थली से हमें सफलता भी मिलेगी। उन्होंने श्रम मंत्री के साथ हुई अहम बैठक के बारे में भी बताया। तो हमारा काम होने वाला है और उसके लिए बजट में प्रोविजन भी होगा और आप सब लोगों के चेहरे पर, पूरे देश के 78 लाख लोगों के चेहरों पर हंसी हम देखना चाहते हैं, मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। तो सभी लोग देखेंगे, हम लोग देखेंगे। मेरी एक विनती है, अगले 3 महीने तक मरना नहीं, अगले 3 महीने तक मरना नहीं। यमराज आता है तो बोलना भैया 4 महीने बाद आ जाना, फिर तेरे को भी मैं थोड़ा सा मेरा पेशेंस। श्रम मंत्री के आश्वासन के बाद सभी लोग हाथ पर हाथ धरे न बैठे रहें, देश भर में पेंशन आंदोलन की गतिविधियां चलती रहें। इसलिए कमांडर साहब 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक साउथ इंडिया के दौरे पर हैं। वह तेलंगाना, कर्नाटका आदि राज्यों में सभाएं कर पेंशनरों को संगठित करेंगे। सबसे पहले तेलंगाना के वारंगल में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कमांडर अशोक राव जी, महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्षा शोभाताई आरस, राष्ट्रीय सचिव सरिता नारखेड़े, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष BS नारखेड़े, राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक रमाकांत नरगुण जी, तेलंगाना की अध्यक्षा लक्ष्मी करवड़ी मैडम, सचिव राम रेड्डी समा के साथ अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। पेंशनरों में इतना उत्साह था कि मीटिंग हॉल के बाहर भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। कमांडर साहब ने सभी को ताज़ा गतिविधियों से अवगत कराकर संगठित और सजग रहने को कहा। कितना है, कितना पैसा आपके पास है और कितना पैसा हर साल आपके पास आता है, कितना उसका ब्याज आता है, एक एक फिगर हमने उनको बताई, जो उन्हीं के रिपोर्ट से, अहवाल से, लोकसभा के रिपोर्ट से वहां पे पेश की गई। हमने उनको बताया कि हमें क्या चाहिए। हमें मिनिमम पेंशन 7,500 महंगाई भत्ता चाहिए। उनको हमने ये भी बताया कि अगर वो पैसा देते हैं तो कितना खर्चा आएगा, उतना खर्चा आने के बाद कितना पैसा आप देते हो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपकी पेंशन 2 महीने में बढ़ेगी, जरूर बढ़ेगी। आपकी हायर पेंशन भी आपको मिलेगी और जो मिनिमम पेंशन है वो भी आपकी बढ़ेगी। 7,500 और महंगाई भत्ता आपको मिलेगा। अब किसको मिलेगा? हमारी जो मांग है, हमारी जो चर्चा हुई वो ये है कि जो आपको आज की तारीख में पेंशन मिलती है उसमें आप सरकार या EPF को मिलके 6,500 और महंगाई भत्ता दे दें। सपोज किसी को 500 रुपये पेंशन मिलती है प्लस 6,500 6,500 प्लस DA, मतलब 7,000 और DA। जिसको 1,000 है उसको 7,500 और DA हमें चाहिए जो मिले। जिसको 2,000 है, जिसको 2,000 है भाई साहब, जिसको 2,000 है उसको 2,000 प्लस 6,500 प्लस DA, मतलब 8,000 प्लस DA मिलेगी। हमने जो मीटिंग अभी की है, हमारे आदरणीय नरगुण साहब थे। नरगुण साहब जैसे इंसान बहुत कम पैदा होते हैं। उनकी 2 बार पिछले 6 महीने में 2 बार कैंसर का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन एक भी मीटिंग, एक भी सभा उन्होंने फिर भी छोड़ी नहीं। इतने महान आदमी हमारे साथ है, हमको जीतना ही जीतना है। भगवान हमको जीत दिलाएगा, पूरी कायनात हमारे साथ, हम जीतेंगे, आप लोग जीतेंगे। देश भर में मीटिंग सम्मेलन तो निरंतर चलते ही रहेंगे, पर बैठक में दिए गए आश्वासनों पर क्या कार्रवाई हो रही है या जिन मुद्दों पर समयाभाव के कारण विस्तार से चर्चा नहीं हो सकी थी,
इन सभी विषयों पर एनएसी की ओर से पत्र तैयार कर श्रम मंत्री, श्रम मंत्रालय, ईपीएफओ, अन्य अधिकारियों को भेजे जा रहे हैं, क्योंकि इस समय जरा सी भी लापरवाही महंगी साबित हो सकती है। इसलिए हर स्तर पर सक्रिय और सजग रहने की ज़रूरत है। आप भी जहां हो अपने आसपास एनएससी के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर संगठन की शक्ति का प्रदर्शन करने में सहयोग करें। सफलता निकट है और निश्चित भी है। वीडियो के अंत में बेल का बटन दबाकर लाइक और शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।